हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईवी फ्लूइड्स के विषय में। क्योंकि आईवी फ्लूइड्स बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंपनियां का आईवी फ्लूइड्स है अल्फा डेविड। खैर, छोड़े इन बातों को। सबसे पहले हम जानते हैं डिहाइड्रेशन के विषय में कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है, वह कौन कौन से रीजन हैं, वह कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से डिहाइड्रेशन होता है, और डॉक्टर्स आपको आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन होने का मतलब है कि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होना, आपके शरीर में पानी की कमी होना। तो जब पानी की कमी होगी, पोषक तत्व की कमी होगी, ऐसे में आपके अंदर जो सिस्टम है वह इम्बैलेंस हो जाता है, यानी किडनी का शॉक में चल जाना, किडनी फेलियर हो जाना, और भी बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में आपके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, डिहाइड्रेशन के वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके वजह से मोर कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है। आप शॉक में चल जाते हैं, आप बेहोश में चल जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं। ऐसे में आपको चिकित्सक आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं। आईवी फ्लूइड्स बहुत है मार्केट में उपलब्ध, लेकिन मुख्य रूप से 4 से 5 आईवी फ्लूइड्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका आरएल होता है, डीएनएस होता है, एनएस होता है ना, D5 D10 है, इस तरह से और भी है। और इसके साथ साथ आपको लेक लाइट एम होता है, लेक लाइट पी होता है, मेनिटोड होता है ना। इस एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। तो आपके कंडीशन के मुताबिक, आपके अंदर जो इन्फेक्शंस होता है उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स आपको देते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए मुख्य रूप से कॉमनली यूज होने वाला है वह 4 ही आपको फ्लूइड्स है जो ज़्यादा इस्तेमाल आपको चिकित्सक आपको करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि डिहाइड्रेशन क्यों होता है। तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें पहला कॉजेज है दस्त होना, लूज मोशन होना, पतला पैखाना होना, जिसके वजह से आपके शरीर में कमजोरी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पोषक तत्व की कमी हो जाता है। और दूसरा होता है वोमिटिंग होना, उल्टी होना। और तीसरा कॉज होता है कि आप अगर कई एक दिनों तक किसी भी कारण से आप खाना नहीं खा रहे हैं, या तो आपको बुखार लग रहा है, या फिर हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, है ना, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो गया, आप जो खाना लेना चाहिए उस मात्रा में आप नहीं ले पा रहे हैं, भूख आपको नहीं लग रहा है, तो उस वजह से भी आपके शरीर में कमजोरियां होती है। तो ऐसे में आपको चिकित्सक आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं। और चौथा कारण है कि आप गर्मी के दिनों में आप देखेंगे, जब तेज धूप रहता है, अधिक धूप रहने के वजह से जब आप धूप में निकलते हैं तो आपको अधिक पसीना निकलता है। तो पसीना अधिक निकलने की वजह से आपके शरीर में कमजोरियां आती है, आपको शरीर में पानी की कमी होता है, आपको सर में चक्कर देने लगता है, मुंह सूखने लगता है, आप कभी कभी बेहोश होकर चक्कर आके नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में चिकित्सक आपको आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आपको कमजोरियां आती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और जब खून की कमी होता है, ऐसे में भी आपको आईवी फ्लूइड्स चिकित्सक डॉक्टर्स आपको लगाने की सलाह देते हैं। तो यह सब कॉजेज डिहाइड्रेशन का होता है। लेकिन आईवी फ्लूइड्स कब लगाना है? तो दोस्तों, पेशेंट का 3 कंडीशंस होता है, जो कि पहला होता है माइल्ड होता है। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ लेकिन हल्का डिहाइड्रेशन है, उसमें आप इलेक्ट्रल पाउडर से भी आप काम चला सकते हैं, होम रेमेडीज के जरिए भी उसको रिहाइड्रेट कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है मॉडरेट, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा डिहाइड्रेशन, उसमें भी आप इलेक्ट्रल पाउडर से भी काम चला सकते हैं, ओआरएस की घोल से भी दे सकते हैं, यानी कि होम रेमेडीज से भी उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी बढ़ जाएगी, यानी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसे में आप बिना देर किए हुए आपको आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, पानी की कमी हो गई, पोषक तत्व की कमी हो गई, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए आपको आईवी फ्लूइड्स चलाए जाते हैं। तो हम जानते हैं बारी बारी से वह कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स हैं, पानी की बोतलें हैं जो कि चढ़ाए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों एनएस। हम एनएस से शुरू करते हैं। एनएस, तो एनएस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, एनएस में कौन कौन से साल्ट होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनएस में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि 0.9% पाया जाता है। ठीक है, तो एनएस प्रयोग कहाँ करना है? तो पहला प्रयोग है
कि पेशेंट में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें चिकित्सक आपको सलाह देते हैं। दूसरा प्रयोग होता है कि पेशेंट को ये क्या कहा जाता है, ये ग्लूकोज लेवल अगर है, यानी डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसमें एनएस का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा प्रयोग होता है कि पेशेंट को जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि वह पाउडर फॉर्म में आता है, तो उस पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करने के लिए, जैसे मोनोसेफ हो गया, देखेंगे पाउडर आता है, उसमें ऑलरेडी डिस्टिल वाटर रहता है। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप एनएस से भी उसको डाइल्यूट करके पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि जो पाउडर फॉर्म में जो एंटीबायोटिक्स या फिर भी कोई भी दवाइयाँ हो, उसको डाइल्यूट करके उसका यूज किया जाता है। और चौथा होता है प्रयोग वुंड क्लीजनिंग में। आप किसी पेशेंट को घाव हो गया तो घाव को अच्छी तरह से सफाई करने के लिए उसका एनएस का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से उसका यूज किया जाता है। और छठा होता है एनएस का प्रयोग कि देखा गया है, चूंकि एनएस आपको 100 ml में उपलब्ध होते हैं मार्केट में, 500 ml में उपलब्ध होते हैं, तो मुख्य रूप से जो बॉडी में आयरन की कमी हो जाता है तो बहुत सारी इंजेक्शन आयरन सुक्रोज यानी कि आयरन की इंजेक्शन आते हैं। तो एनएस में 100 ml एनएस में आयरन सुक्रोज की जो सुइयाँ है उसको डाइल्यूट करके इंट्रावीनस के जरिए उसको इंजेक्ट किया जाता है, आईवी उसको दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको एनएस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ नहीं करना है एनएस का? जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, उच्च रक्तचाप होगा, हाई बीपी होगा, ऐसे में आप भूल करके भी आपको एनएस नहीं चलाना है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलवर है और वह पेशेंट डायलिसिस पर है, ऐसे में उसको नहीं यूज करना है। और तीसरा, अगर किसी पेशेंट को दिल की बीमारी है यानी कार्डियक समस्याएं हैं, ऐसे में आपको एनएस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। दोस्तों, मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपके बीच शेयर किया हूँ, तो हो सकता है कुछ और भी हो, तो आप इसको बुक से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यानी कि ये प्रयोग है। शरीर में जब सोडियम की मात्रा अधिक होगी, वह आता है अब आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन में, जब पेशेंट का जांचें होगी उसमें पता चलेगा कि सोडियम की मात्रा अधिक है, तो ऐसे में एनएस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर सोडियम की मात्रा कम होगी तो एनएस का प्रयोग किया जाता है। तो एक आइडियल के रूप में एनएस का प्रयोग डायबिटीज पेशेंट में किया जाता है। तो ये था दोस्तों एनएस। अब हम बात करें डीएनएस। और डीएनएस दोस्तों, डीएनएस, आरएल, लेकलाइट एम, लेकलाइट पी, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो अब हम डीएनएस की बात करें तो डीएनएस का प्रयोग कहाँ करना है? उसमें भी जब डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर्स आपको डीएनएस चढ़ाने की सलाह देते हैं। तो डीएनएस 24 घंटा में आप 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के आसपास में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चिकित्सक आपको सलाह देते हैं चढ़ाने के लिए। तो डिहाइड्रेशन हो उसमें आप दे सकते हैं, शरीर है ना। किस कंडीशन में नहीं देना है? जब पेशेंट को ग्लूकोज लेवल अधिक हो, यानी डायबिटीज पेशेंट में भूल से भी इसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमेशा याद कीजिए, डायबिटीज पेशेंट में नहीं देना है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो उस तरह से इसको यूज नहीं करना है। किडनी की समस्या है तो उसमें भी आपको सावधानी से, है ना, यूज किया जाता है। इस तरह से डीएनएस का प्रयोग है। अब सबसे मूल और कॉमनली है आरएल, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई आईवी फ्लूइड्स है तो वह आरएल है। आरएल में क्या होता है? तो आरएल में आपको आरएल में होता है पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल, ये साल्ट होता है। तो यह किसी भी कंडीशन में पेशेंट को आप दे सकते हैं। जैसे बर्न शॉक हो गया, किसी को जल गया जिसके कारण पेशेंट शॉक में चला गया, उसमें आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, किसी को बिजली के झटके लगा, बिजली करंट लगा, उसमें पेशेंट शॉक में चला गया, उसमें आपको दे सकते हैं। एसिडोसिस हो गया, पेशेंट को गैस बना हुआ हाइपर एसिडिटी है, उस कंडीशन में भी चिकित्सक आपको उसको आरएल का प्रयोग किया। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। तो आपको अगर किसी पेशेंट को, आप देखिए कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहा है, जिसके कारण पेशेंट में काफ़ी कमजोरियां हैं, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप आरएल का प्रयोग कर सकते हैं। दस्त हुआ है उसमें आरएल दे सकते हैं, वोमिटिंग हुआ हो, यानी किसी भी कंडीशंस में आप आरएल का प्रयोग करें। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें आरएल का प्रयोग किया जाता है। तो आरएल ज़्यादातर बच्चों में आप देखेंगे कि यूज होता है, फिर एडल्ट में यूज होता है, यानी हर एज ग्रुप्स को आरएल में यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों आरएल।
बात कर रहे थे डीएनएस में, डीएनएस में साल्ट की बात नहीं बढ़ाए थे। तो डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज, जो कि 5 ग्राम ग्लूकोज उसमें पाया जाता है डीएनएस में। और एनएस, एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन, यानी कि उसमें सोडियम क्लोराइड, उसमें साल्ट मिला होता है। ये था एनएस, डीएनएस, आरएस। अब दोस्तों D5, D10, D25 इस तरह से और भी है। तो जितना ऊपर जाएंगे अपना अपना चिकित्सक उनके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको चढ़ाने की सलाह देते हैं। तो डीएनएस, एनएस भी थी, सॉरी, D5 भी लगाया जाता है जब शरीर में कमजोरियां होती है, भूख नहीं लगता है, शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होता है ना। इसको बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए उसको D5, D10 उसमें इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, डायबिटीज़ पेशेंट में भूल के भी आप D5 हो, D10 हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट M हो, इस तरह से आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। और आप ऐसे में अगर आप उसको ग्लूकोज देंगे तो क्या होगा, बॉडी में और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी तो उसका पेशेंट की जान चला जाएगा। एक तरफ आप जाते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए, और दूसरी तरफ आप पेशेंट को जानकारियां के अभाव में आप गलत IV फ्लूइड लगा देते हैं, तो ऐसे में उसकी जान जाने की संभावना रहता है। यानी कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया में आप दे सकते हैं, है ना। हाइपो यानी ग्लूकोज लेवल कम हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको IV फ्लूइड्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपके लिए जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, चूँकि मैं वीडियो हेल्थ टॉपिक पर बातें करता हूँ, मेडिकल से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, और बहुत सारी ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं उस पर भी मैं आपको बतलाने का काम करता हूं। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप जो अगर कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे CCS कोर्स करना चाहते हैं तो इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप CMACD कोर्स करना चाहते हैं उस पर जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी आपको उपलब्ध होता है, आप ले सकते हैं। और याद रखें, कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो तो आप निश्चित डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं, देखता हूं, और अपना हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और डायरेक्ट हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।